2001 में मैंने ये स्टार्ट किया था अपनी टीचिंग का कैरियर। अब उसको हम मतलब किस तरह से ट्रेन करें और किस तरह उसको फैसिलिटेट करें कि वो बच्चा अपने डिज़ायर को पहुंच जाए, ये तो हमारे स्कूल का काउंसलर भी नहीं जानता बच्चे की तो दूर की बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सब चीज़ें आप लोग क्यों शेयर नहीं करते लोगों से, स्टूडेंट्स के लिए या पब्लिक के लिए लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ है जिसको आपने गलत समझ लिया है और सही ट्रैक जो है वो इस तरह से होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं जब वो उतरता है एप्टीट्यूड की फील्ड के अंदर? अगर मैकेनिक से, आजकल का माहौल ऐसा है कि भाई मैकेनिक से भी अगर आप बोलेंगे ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो भी कोई नुस्खा आपको फराम कर देगा कि शहद गर्म पानी के साथ आप सुबह पी लिया करें, आपका सर का दर्द सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो भाई ये नुस्खों पे आपका करियर जो है ना वो नहीं बिल्ड होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में, और हमारे साथ एक बड़े अहम मेहमान हैं आज। ये अहम मेहमान छाजाओ और IBA ग्रेड्स के MCAT और ECAT के कोऑर्डिनेटर के तौर पे हैं। हमारी जितने भी एप्टीट्यूड्स की जो भी एग्जामिनेशंस हैं, उसकी जो भी कोर्सेज करिकुलम है, उसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारी तमाम टीचिंग फैकल्टी के रहनुमा रहबर हैं, आंखों के तारे हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हैं सर अदनान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हाल है वाले हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैंने सही कहा ना, आप हम सब टीचर्स की आंखों के तारे हैं। तारा वारा आपने थोड़ा ज्यादा बना दिया। नहीं, मेरी यहाँ पर तारा से मुराद आसमान पे चमकता हुआ तारा है, वो तारा दूसरी वाली तारा नहीं थी। अच्छा, मैं कहीं और चला गया। नहीं सर, कुछ इंट्रोडक्शन दें, बच्चे जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। कोशिश करते हैं अल्लाह के करम से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो ऐसा तरीके से पूरी हो जाए। शुरू में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो था वो किस तरह से था। बिल्कुल। कि 2001 में मैंने ये स्टार्ट किया था अपनी टीचिंग का कैरियर, और इत्तेफाक ये हुआ था कि 2002 से ही एप्टीट्यूड में चले गए। वरना तो ऐसा होता है कि पहले आप कुछ पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और उसके बाद आप एप्टीट्यूड की तरफ आते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी की बात है, अपॉर्चुनिटी मिली तो हम चले गए। और जब हम इस तरफ आए तो हमें पता चला कि यहाँ तो ज़्यादा मज़ा है। क्यों मज़ा है? क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड से स्टूडेंट जो है वो इस तरफ आ रहा है और मुख्तलिफ उसकी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को जब हम पूरा करेंगे तो फिर मतलब हमारा काम भी अच्छा होगा। बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चा कैम्ब्रिज से भी आ रहा है, फेडरल बोर्ड से भी आ रहा है, सिंध बोर्ड से भी आ रहा है, और जाना उसने एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में है जहाँ का करिकुलम ही डिफरेंट है। अब उसको हम मतलब किस तरह से ट्रेन करें और किस तरह उसको फैसिलिटेट करें कि वो बच्चा अपने डिज़ायर को पहुंच जाए। अब उसने A-levels कर लिया था या उसने कैम्ब्रिज से अपनी सारी तालीम हासिल कर ली, बाद में उसको पता चलता है कि भाई मुझे तो नस्ट जाना है। तो अब जब नस्ट जाना है तो उसके लिए A-levels की जो करिकुलम था उसका तो बहुत कम पोर्शन है जो कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में आता है, और फिर उनकी जो एकेडमिक जो ग्रेड्स वगैरह हैं वो भी कम, मतलब 25% मैक्सिमम यूज़ होते हैं। 75% तो बच्चे को मालूम ही नहीं था। यहाँ बच्चे को बड़ी हैरानी भी होती है। तो जब भी आप कोई ऐसी अमेजिंग बात किसी को बता रहे होते हैं तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा आपको ना अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने मुझे ज़बरदस्त बताया। तो मुझे याद है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर थी CTPF चैप्टर की, और वो मुझसे आके मिली तो मैंने उनको बताया। वो उस वक्त मिली जब उनका अपने बच्चे का नस्ट में एडमिशन होना था। तो जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो बातें आपने बताई हैं ये तो हमारे स्कूल का काउंसलर भी नहीं जानता, बच्चे की तो दूर की बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सब चीज़ें आप लोग क्यों शेयर नहीं करते लोगों से? उस वक्त ये आप जिस तरह अभी आपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया है, ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब चैनल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हमने कहा जो हमारे तक आ जाता है या हमें चांसेस देता है तो हम स्कूल में जाके भी प्रेजेंटेशंस दे देते हैं और वहाँ जाके भी काम कर लेते हैं। तो इस सफ़र में इसलिए इंटरेस्ट रहा कि यहाँ पर ना बहुत गैप मौजूद था और अवेयरनेस की बहुत कमी थी। तो मुझे शौक है इस चीज़ का कि मैं नई चीज़ें रिसर्च करूँ और स्टूडेंट्स के लिए या पब्लिक के लिए लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ है जिसको आपने गलत समझ लिया है और सही ट्रैक जो है वो इस तरह से होगा। अगर आपको यहाँ जाना है तो यहाँ होगा। एक होता है ना किसी पर्सनालिटी में ऐसा होता है कि मशवरा देने की किसी को वो शौक़ होता है और किसी को जो है वो मशवरा लेने का शौक़ होता है। तो हम उस कैटेगरी में आ गए कि जहाँ पर हमें मशवरा देना अच्छा लगता था तो हम बच्चे को फिर मशवरा देते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हो जाता था।
तो जब कोई चीज़ आपको अप्रिशिएट करती है तो वो उसकी कामयाबी होती है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है और टीचर्स तो जीते ही शायद फीडबैक के ऊपर ही हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपने जैसे अभी बात की कि बच्चों के पास समटाइम्स गैप मौजूद होता है, एक विंडो मौजूद होती है जिसको वो नहीं समझ पाते, और इस फील्ड के अंदर भी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को काउंसलिंग कम हुई हुई थी। ऐसे ही है। इसके अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं जब वो उतरता है एप्टीट्यूड की फील्ड के अंदर? क्या क्लियर कर लिया अपना सेकंड ईयर, अब हमने आ जाना है ग्रेजुएशन की तरफ, तो जो एप्टीट्यूड का मरहला है उसमें और क्या क्या बच्चों को स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं? अगर देखिए कंक्लूड करें ना इस चीज़ को, तो उसके अंदर आपको पहली बात ये मिलेगी कि इंफॉर्मेशन की कमी। ठीक है, हो गया। जहाँ आप इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिलती ना, तो वहाँ आप डिसीजन लेने में और अपना ट्रैक बनाने में, अपने स्टेप्स बनाने में, स्टेप्स के थ्रू अगर वो बच्चा जाता है और वो स्टेप भी सही हो, ऐसा ना हो कि मतलब गलत स्टेप पे चल रहा है, जैसे मैंने आपको कैम्ब्रिज की एग्जाम्पल दे दी। इसी तरह हमारे यहाँ सिंध बोर्ड है, सिंध बोर्ड में भी बच्चा एक डिफरेंट क्राइटेरिया से आगे जा रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसे सेकेंड ईयर में पता चलता है कि भाई मुझे तो किताब पढ़नी थी, मुझे तो किताब टेक्स्ट बुक पढ़नी थी, जब टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा तो फिर मेरा एप्टीट्यूड क्लियर होगा। ये एप्टीट्यूड भी कोई चीज होती है। तो इस तरह की चीजें अगर उस बच्चे को शुरू में मालूम हो जाए तो उसके लिए अपना ट्रैक बनाना आसान हो जाता है। तो ये चीज अक्सर बच्चों से हम इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से महसूस करते हैं कि अगर उसको वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, बाद औक़ात मैं स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ना, वो भी आपको गुमराह कर देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही। जो इंफॉर्मेशन उस बच्चे को चाहिए, अगर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है ना, तो वो तो कामयाब हो जाता है। ठीक है, वो एक ही रास्ते पे आता है, सिराते मुस्तकीम जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर उसको मिल गई मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, अब वो बेचारा उसी में कंफ्यूज है, उस इंफॉर्मेशन की वजह से कंफ्यूज हो गया है वो। अच्छा, कि ये जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है ना, तो वो ही उसको कंफ्यूज कर रही है कि अब मुझे मतलब करना क्या चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजें, मुझे तो एक चीज चाहिए थी, इन्होंने तो बहुत सारी चीजें बता दी। तो वो जो कंसल्टेंट है ना इस फील्ड में, जहां हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसका अगर क्लियर नहीं है इस मामले में सारी चीजें, तो फिर उस बच्चे के लिए वो परेशानी का बाइस है, ना कि वो उसको कोई सोल्यूशन दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम इशू है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट को समझना होगा कि जब आप अपने इलाज के लिए जाए ना, तो डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। और जब आप गाड़ी के इलाज के लिए जाए ना, गाड़ी की मरम्मत कराएं, तो फिर मैकेनिक के पास जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैकेनिक से, आजकल का माहौल ऐसा है कि भाई मैकेनिक से भी अगर आप बोलेंगे ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो भी कोई नुस्खा आपको फराम कर देगा कि शहद गर्म पानी के साथ आप सुबह पी लिया करें, आपका सर का दर्द सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। तो भाई ये नुस्खों पे आपका करियर जो है ना वो नहीं बिल्ड होगा, बल्कि कंफ्यूजन बिल्ड होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने करियर को डेवलप करें, स्टूडेंट्स के लिए हमारे जो मैट्रिक करते हैं, फिर वो इंटर करते हैं, ओ लेवल्स करते हैं, ए लेवल्स करते हैं, इस दौरान ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटरेस्ट के साथ, उनकी अहलियत के साथ एक अच्छा मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करना चाहते हैं, तो उसका सही ट्रैक क्या होगा, वो किस तरह बच्चे को ओ लेवल्स करवाएं, फिर ए लेवल्स कराएं, या इंटर कराएं, मैट्रिक कराएं। तो ये काम जो है ना वो तरतीब से होगा तो आसानी होगी, और बेतरतीब होगा तो फिर वो बच्चे का मतलब मुस्तकबिल जो है ना वो, उसको हम कहते हैं एमोर्फस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कोई शेप ही नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, आपकी बात से मैंने एक बात निकाली और मैं जरा सा खतरनाक सवाल करने लगा हूँ बच्चों के लिए, लेकिन मेरे को बहुत जरूरी है। आपकी बात जो अभी आपने पूरी की उसमें मैंने एक बात समझाऊं कि एक अफेक्टिव काउंसलर का होना जरूरी है बच्चे की काउंसलिंग के लिए। यानी हर बंदा काउंसलिंग नहीं कर सकता बच्चे की। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा इदारा चूज करना है, तो उस इदारे में वो ऐसी क्या चीज़ देखें कि जिनसे उनको लगेगा कि बच्चे का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी रेलेवेंट और लिमिटेड मिलेगी उसकी सक्सेस के एतबार से। क्या पॉइंट्स आप देंगे इम्पोर्टेंट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कहीं पर भी कोई चीज़ अगर आप बाय करने जाते हैं ना, तो जिस डिपार्टमेंट से या जिस स्टोर से आप वो बाय कर रहे हैं, वो स्टोर उस चीज़ का माहिर हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ़ोन की बात कर लें, सेल फोन की, तो आपको दूसरा कोई नाम नहीं मिलेगा सिवाय एक नाम के। जी। फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नाम मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट पर तो वही मिलेगा।
अब आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, कि भाई मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक हो लेकिन गया। बेस्ट क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो जब कोई इदारा आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि उनका काम ही सिर्फ एक है, उनका काम ही सिर्फ एक ही है, लाइक IBA ग्रेड्स और छाजाओ, ये दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है, और इनका काम ही क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कराना, ठीक है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई अब अगर हम यही काम सही नहीं करेंगे तो फिर हम चलेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ काम हुआ है जिसकी बुनियाद पे यहाँ तक पहुंचे। तो अगर आप किसी इंसान को भी टास्क देना और वो टास्क बहुत सारी हो तो उसका भी फोकस सही नहीं होता। मतलब वो एक काम को तो बहुत ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से कर लेगा, लेकिन जहां पर उसके 2 3 4 काम लगे होंगे तो थोड़ा काम वो यहाँ अच्छा कर लेगा, थोड़ा यहाँ अच्छा कर लेगा, थोड़ा यहाँ अच्छा कर लेगा। ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि जिस डिपार्टमेंट से या जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या उस चीज के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। अगर एक्सपर्ट हैं डेफिनेटली, जैसे मेडिसिन की फील्ड में हमारे यहाँ है कि एक जनरल फिजिशियन होता है, वो सब चीजें देख रहा होता है, ठीक है, नज़ला, बुखार, खांसी सब आप उससे आप जो है ना वो इलाज करा लें। लेकिन जब बात आती है दिल की, वाले दिल की नहीं, जो आप समझ रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। तो दिल की जब बात आती है ना तो डॉक्टर दिल का चाहिए, ठीक है। अगर ENT है तो फिर ENT स्पेशलिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो आपको राय देगा या वो जो आपको रास्ता बताएगा वो आपके ENT के लिए ही बताएगा। मतलब जबरदस्त काम करेगा वो, आपको बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक उसकी सारी महारत जो है ना वहां पर इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक जनरल फिजिशियन है तो वो जनरल काम करेगा। तो ये आपको तो सोचना पड़ेगा कि अगर आपको नस जाना है, अगर आपको प्यास जाना है, GIK जाना है, तो भाई इसका मटेरियल जो है मुझे किसी ऐसी ऐप पे नहीं मिलेगा जिसमें सब कुछ है। फिलहाल तो आप वहां जाएं जहां जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, बीइंग एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो आप संभाल रहे हैं, टीचर्स को आप क्या बताते हैं कि बच्चे की अफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के लिए, मतलब अफेक्टिव लर्निंग के लिए वो क्या स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करें कि बच्चा उसको सीखे अच्छे तरीके से? क्योंकि आप तो हेड है ना सबके, तो वो आप बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहें अगर। हाँ, बच्चों के साथ भी और टीचर के साथ भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जो है वो दोनों तरफ इन्फॉर्मेशन ही चली जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो हम टीचर्स को कहते हैं भाई बर्दाश्त करो। अपनी भी बर्दाश्त को बढ़ा लें और बच्चे की भी बर्दाश्त को बढ़ा लें, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं रियलिटी उससे बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। और जब वो रियलिटी में डिफरेंस आता है तो अगर जो बर्दाश्त कर सकता है वो तो कर लेता है, और जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो फट जाता है, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये A-levels का बच्चा है, स्ट्रेट एज इसके है, O-levels में भी स्टार लेकर आया है, तो इसकी बुनियादी नॉलेज तो बहुत अच्छी होगी, तो अब मैं उसको उसी तरह ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन उसने उस तरह का जवाब मुझे नहीं दिया, और वो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको तो ये भी नहीं पता, इसको तो ये भी नहीं पता। जहाँ मैंने उसको इस बात का एहसास करा दिया कि भाई तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो भाई मैंने उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि मैंने उसको कहा बेटा तुम जाओ, तुम नहीं कर सकते। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है कि अगर उसको हम ये समझा रहे हैं अपने लेक्चर से कि भाई तुम नहीं कर सकते, तो फिर तो नहीं कर सकते। मतलब एक टीचर बच्चे के लिए इंस्पिरेशन होता है, और वो मतलब अपने वालिदैन से ज्यादा उस टीचर की सुन रहा होता है। वालिदैन को तो वो कहता है कि आपको पता ही नहीं है, मेरे टीचर ने ये बात बोली है, मेरे टीचर ने ये बात कही है, आप छोड़ दें, आपको नहीं पता, मैं उनसे पढ़ूं या आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या मैथ्स पढ़ाएंगे या फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो जब आपको वो इतना बड़ा दर्जा दे रहा है तो आपको भी उसकी मोटिवेशन का ख्याल रखना है कि हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो पहली दूसरी क्लास में ये समझ ले कि भाई मैं गलत जगह आ गया, अच्छा ऐसा ही और है, मेरा तो ये रास्ता ही नहीं है, मैं उससे तो होगा ही नहीं। तो जब तक आप उसको मोटिवेशन नहीं देंगे तो फिर आप उसको आगे तक लेके चल नहीं सकते, वो शुरू में ही गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है बच्चे की कि वो ये है कि उसको मोटिवेशन मिले। आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन अगर आप उसको उस ट्रैक पर लेके मोटिवेट नहीं करते, आखिर तक लेके चल नहीं सकते। आधे बच्चे मैंने देखा है कि वो आधे सफ़र से छोड़ देते हैं। कितने बच्चे हैं, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनसे नहीं हुआ, और नहीं हुआ उनसे तो नहीं हो रहा था, लेकिन टीचर ने भी यही उनको बाबर करा दिया कि बेटा तुम नहीं कर सकते, तो उसे छोड़ दिया। अब वो कोई और रास्ते पे चला गया क्योंकि उसने कोई डिसीजन तो लिया हुआ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि टीचर्स की तरफ से भी
और बच्चों को भी हम ये बात समझाते हैं कि बेटा अपनी मोटिवेशन आप बरकरार रखें, आप किसी के कहने से ये नहीं सोच लें कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। एक और ख़तरनाक सवाल आने लगा है, और ये ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि इसमें बहुत सारे टीचर्स कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा। एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जाता है बहुत सारी जगहों पे कि जो हमने थ्योरी पढ़ा दी है यही काफ़ी है एमकैट के लिए। ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के कुछ टीचर्स हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उम्र भी ज़्यादा हो गई उनकी। हम देखते हैं आमतौर पर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है जैसे बंदा एज करता है। तो उनके अंदर एक चीज़ ये होती है, बच्चों को बताते भी जाते हैं कि हमने जो आपको थ्योरी में पढ़ाई है चीज़ें, उसी को थोड़ा बहुत पढ़ लो, एमकैट आपका या ईकैट आपका क्लियर हो जाएगा, किसी दायरे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात किस हद तक सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसको कैसे चेंज किया जाए? इसमें मैं अक्सर स्टूडेंट्स की तरह ही स्टूडेंट से ही ये बात करवाता हूँ कि भाई आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा और अब आप ही बता सकते हैं कि जब आप आए थे तो कहाँ थे और अब जब आप जा रहे हैं तो कहाँ है। मतलब आपने कुछ लर्न किया या आपका टाइम ज़ाया हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो स्टूडेंट है ना वो सही फीडबैक देता है कि उसने पूरी जर्नी जो है वो अपनी यहाँ पर देखी होती है, और उसमें भी वो स्टूडेंट जो कामयाब हुआ है, अच्छा जो कामयाब नहीं होता तो उससे राय लेना यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाता है। वो ये सोचता है कि कामयाब में किसी और की वजह से नहीं हुआ। वो इस तरफ अगर है कि वो ये देखे कि मुझे क्या चीज़ मिली थी और मुझे क्या चीज़ करना था, क्या मैंने वो सारी चीज़ें की हैं। अगर मैंने वो सारी चीज़ें की हैं, मैंने हर चीज़ को उसी तरीके से माना है जिस तरह मेरे टीचर्स बोलते थे, जिस तरह मुझे गाइडलाइंस दी जाती थी, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो है वो किसी ने नहीं करवाया या आप किसी और की गलती है। मतलब बच्चे जो एक आपके पास एक सोसाइटी के अंदर जो बड़े लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड करवा दिया और बच्चों में वो बैठ भी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ कि एमकैट ईकैट की प्रिपरेशन के लिए अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये जो आपका सवाल है ना कि ईकैट, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं कि ईकैट एमकैट को बच्चे ने प्रिपेयर क्यों करना है। exactly. जब उसने ए लेवल्स किया है या इंटर किया है और वही बायोकेमिस्ट्री वही फिजिक्स मैथ पढ़ी है, तो फिर क्या जरूरत है। एग्जैक्टली यही। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि शुरू में मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें बताया कि मेरे आने की वजह ही ये थी कि ये जो मुख्तलिफ काम है ना, ये हर किसी को पता ही नहीं है। ये इस चीज़ में कितना गैप मौजूद है कि जो ए लेवल्स की केमिस्ट्री है या बायो है या फिजिक्स है, वो क्या उसके एमडी कैट में आएगी या उसके ई कैट में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। पहली चीज वही करिकुलम आएगा या डिफरेंट आएगा। पहली चीज तो होगी करिकुलम की बात। दूसरी चीज क्या वो उसी तरीके से आएगी। अब तरीके में दो चीजें। पहली चीज जो टेस्ट लेने वाले हैं, जो भी यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करती है, उसने अपना एक फॉर्मेट बनाया होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के मुताबिक वो टेस्ट देती है। कहीं मैथ सॉल्व करना विदाउट कैलकुलेटर होता है और कहीं विद कैलकुलेटर होता है। ये उसका तरीका है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा विदाउट कैलकुलेटर आपने मैथ सॉल्व करनी है तो करनी है, जो कि आपके ना इंटर में ना ई लेवल्स में सिखाई नहीं जाती। दूसरी चीज आ जाती है जो तमाम टेस्ट्स में आपको मिलेगी ना, मतलब एमकैट में भी मिलेगी, ईकैट में भी, वो है पैटर्न एमसीक्यू वाला। ये एमसीक्यू लर्निंग आप खुद से नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे? आप प्रैक्टिस कर लेंगे बस। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। जो एमसीक्यू लर्निंग का कंसेप्ट है कि अगर मैंने थ्योरी पढ़ी है तो मैं इसको एमसीक्यूज के ऊपर कैसे लेकर आऊँ। अक्सर मैं बच्चों को ना कुछ सवाल देकर, कुछ एग्जाम्पल देकर उनको समझाता हूँ। इवन टीचर्स के साथ भी जब हम बात करते हैं तो उनको भी यही कहते हैं कि बच्चे को आपने एमसीक्यू के पैटर्न पे रखना है। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ चुका है, वो डेफिनेशन कर चुका है, सारी प्रिंसिपल्स पढ़ चुका है, सारी जो थ्योरीज थी वो सारी पढ़ चुका है, वो सब कुछ किताब की वो अपनी एग्जाम में करके आया है। लेकिन अब यही चीज़ यहाँ कैसे मुख्तलिफ होगी जिसके लिए उसको दोबारा से चीज़ें देखनी है, तो वो सिखाया। तो वो एक पूरा आर्ट है कि आपने एक डेफिनेशन को, जो विस्कोसिटी की डेफिनेशन दी, उस विस्कोसिटी की डेफिनेशन से आपने 10 सवाल बना दिए, जबकि अगर आप इंटर या ए लेवल्स में जा रहे हैं उससे वो सिंपल सा सवाल है। कोई बहुत बहुत ज़्यादा है तो सिचुएशन बेस्ड सवाल आ गया है जिसमें उसने कुछ आंसर लिखना है, वो आंसर आधा सही है तो आधे नंबर, पूरा सही तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो आंसर भी आपको बता दिया जा रहा है, लेकिन एक नहीं 4 बताए जा रहे हैं। तो जब 4 बताए जाते हैं तो यहाँ आ जाती है कन्फ्यूजन। ये बच्चे को हम बड़े अच्छे से समझाते हैं कि ये जो माहौल है ना यहाँ का, जो पैटर्न है वो है कन्फ्यूजन वाला। यहाँ आके आप होते हैं कन्फ्यूज। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आपको एक्सपर्ट्स की राय मिलती है तो वो कन्फ्यूजन में कमी आ जाती है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करें
तो फिर आप वो कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर सकते। एक लास्ट इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं आपको, तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा सबका, कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे। गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं भाई बायो की पूरी बुक रीड करनी है आपने, करें आप रीड। अब आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो अभी तो रीडिंग ही कर लेंगे आप सही से उसको, दूसरी दफ़ा रीड करेंगे तो अब आप समझेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसको हाईलाइट करेंगे, तीसरी दफ़ा आप उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, चौथी दफ़ा फिर आप सोचेंगे कि इसका क्या मुख्तलिफ सिचुएशन कैसे बनेगी, मुख्तलिफ MCQ कैसे बनेंगे। ये सारी चीज़ें एक टीचर तो पहले ही कर चुका है, तो अगर आप उससे सीख लेंगे तो अपना टाइम बचा लेंगे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि बच्चे को आसानी से मिल जाता है, कि ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक टीचर क्लास में खड़ा होकर उस बच्चे को बता देता है कि बेटा देखो ये किताब में मौजूद है, ये तुम पढ़ के आए थे, ये तुम नहीं पढ़ के आए थे, इन दोनों को आप यकजा कर लो और तुम्हारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये असल में ज़रूरी था भी इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट्स होती हैं कि आमतौर पे हमें टीचर्स जो हैं वो इस तरह से मिसगाइड कर देते हैं। मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, तो बच्चों को इससे बहुत अच्छे सारे दलाइल मिले होंगे कि अगर उन्होंने अपना इस नैरेटिव को से पीछे छुड़ाना है और एक पैराडाइम को शिफ्ट करना है, तो वो सर की बातें काफ़ी हैं आपके लिए बात को समझने के लिए कि AMCAT और ECAT का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है और एकेडमिक्स के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, इसमें ना एक सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं काफ़ी, और बच्चों की ही कमेंट्स है, उसमें मैंने टीचर्स के कोई कमेंट्स नहीं देखे कि बच्चे ही ये कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके कर लें, सेल्फ स्टडी करके कर लें। तो वो खुद, अगर मैं उनका बैकग्राउंड पीछे से जाके थोड़ा सा मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को रिसर्च किया, तो उन्होंने खुद ने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा था। सर वो रेटिंग के लिए होता है। अब वो वजह ही होती है, रेटिंग तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा जो मैं YouTube पे मैंने वीडियोस देखी ना बच्चों की, वो डाल अगर कोई बच्चा डाले ना मैंने IB ग्रेड से पढ़ा और मेरे इतने नंबर आ गए, कोई व्यू नहीं करेगा उस वीडियो को, वो कहेंगे इसने ये पेड वीडियो है। और कोई लिख देगा ना कि मैंने सेल्फ स्टडी की और मेरे 200 नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। अच्छा, ये बच्चों की मेंटालिटी है कि वो उसको समझते हैं हाँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और बैकग्राउंड वही निकलता है जैसे आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ होता है, बताता कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस तरह से माइक मेरे सामने आया ना, मुझे इरिटेट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये। इस तरह से बच्चे की लाइफ के अंदर भी डिस्ट्रैक्शन होगी कोई ना कोई पढ़ाई के दौरान। मसले का हल निकालें और डिस्ट्रैक्शंस बताएं क्या करते हैं। ये मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकता। आपने सही अल्फाज यूज कर लिया। वैसे तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर वो टाइम मैनेजमेंट बता दें। मतलब क्लास में बोलते हैं सर वो किस तरह टाइम को मैनेज करें, हो नहीं रहा। मतलब सर ने भी काम दिया हुआ है और कोचिंग का भी काम है और ये भी है और ये भी है, ये भी है, कॉलेज भी है, तो किस तरह से मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट बता। तो उनको ये कहता हूँ भाई मैनेजमेंट तो उस चीज़ की होती है जो आपके पास होती है। अब आपके पास टाइम है तो फिर आप उससे मैनेजमेंट सीख लें। आप तो खुद कह रहे टाइम तो ही नहीं है, तो टाइम की मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो पहली ये चीज़ कि भाई टाइम मैनेजमेंट इस वक्त की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त की ज़रूरत क्या है? डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है कि भाई हर तरफ से आपके पास डिस्ट्रैक्शन ही है, अब आपने उसको मैनेज करना। और ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है एक इंसान की कि अगर वो रूटीन बना ले, जब वो रूटीन बनाता है तो वो फिर इन डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। मतलब मेरी रूटीन में अगर शामिल हो कि मुझे सुबह से शाम तक 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो मैं पढ़ लूंगा। जिनकी रूटीन बनी हुई है और जिनकी नहीं बनी हुई तो वो सर पकड़ के बैठे हुए कि मतलब नमाज हमसे होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर, वो पता नहीं टाइम कब निकल जाता है, सर वो पता नहीं कब जोहर हो जाती है, कब असर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मतलब उनको वुजू करने में भी तकलीफ होती है भाई। तो ये तकलीफें कब आपकी आसान हो जाती हैं? जब आप रूटीन लाते हैं। रूटीन का मतलब क्या है? रूटीन ये कि एक काम आपने तय कर लिया कि सुबह से शाम तक आपने इस टाइम ये काम करना है। ये तो हो गया प्लान जो आपने बनाना था। अब इसकी एग्जीक्यूशन। आपको पहले दिन बहुत तकलीफ होगी, दूसरे दिन भी तकलीफ होगी, तीसरे दिन भी तकलीफ होगी कि नहीं हो रहा। अंदर से आपका इनसाइड आपको कहेगा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इस रूटीन को पकड़ के रखेंगे, नहीं हो या ना हो मैंने करनी है, मैंने तो करना ही है, तो फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप ऐसी पोजीशन पे होंगे कि दूसरे आपसे राय ले रहे होंगे, बेटा कर कैसे लेते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तुम कैसे कर लेते हो भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। ये इतने अच्छे मार्क्स, ये इतने अच्छी ग्रेड, ये परसेंटेज, हर जगह तुम हो हैं। तो ये जो वो बच्चे हैं ना, वो इस लिहाज से चलते हैं। तो जब रूटीन बनती है तो शुरू में आपको ना बड़ी तकलीफ होगी, और जब वो तकलीफ आप बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर आप जो है वो अपने काम को आसान बना लेंगे। अब वही काम जो शुरू पहले दिन में आपने 2 घंटे में किया था,
अब आखिरी दिन देख रहे होंगे ना 30, 40, 50 दिन के बाद, तो भाई आप वो 20 मिनट में काम करके खत्म कर रहे होंगे। बिल्कुल अगला कह रहा होगा भाई ये होता ही नहीं मुझसे, बिल्कुल ऐसा ही है, होता ही नहीं है। तो ये रूटीन जो है वो इस चीज़ की जो डिस्ट्रैक्शन की मैनेजमेंट है ना, वो उसका हल है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ किया आपके इसी प्लेटफॉर्म से, मैं हैरान हो गया बच्चों के रूटीन सुन के कि बच्चा किताबें भी पढ़ रहा है, मतलब अपनी नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, हिफ्ज भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब और फिर वो आपके सामने आपके पढ़ाए हुए बच्चे सारे, रिजल्ट कितना अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप कभी भी कंफर्ट जोन में रहते हुए तो अडेप्ट करते ही नहीं किसी चीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर बच्चा आपके पास डिप्रेस्ड आता है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है इससे, डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मना कर दिया, मैं अगली पॉडकास्ट में कर नहीं सकूँगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। बच्चा आपके पास आया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ऊपर से जो है ना मेरे ऊपर सख्तियाँ हैं, नई चीज़ें चेंज हो पा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, कैसे मोटिवेट करेंगे उसे, या कैसे करते हैं मोटिवेट? उसको पहले तो हम कहते हैं आप सब छोड़ दें कि आपने करना क्या है, आप भूल जाएं। आप जो दिमाग अपना बना कर आए ना सारा, इस सब को आप खाली कर दें और सिर्फ कुछ अरसे तक जो हम कह रहे हैं वैसा सुनते रहें। ठीक है, सही ना। आप ना सोचें अपने नस जाना है, आप नहीं सोचें आपको जीआई के जाना है और कैसे जाते हैं, कितना पढ़ते हैं, वहाँ जाने के लिए टेस्ट में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, बस आप जो हम कह रहे हैं ना, आप क्लास में रेगुलर आ जाया करें, तो क्लास में हम रेगुलर आ जाए। जब बच्चा क्लास में रेगुलर आता है तो हमें ये मालूम है कि भाई अब ये किस काम के लिए आ रहा है। ठीक है, और हमें इसको किस तरह लेके आना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। उस बच्चे ने इंटर भी हमसे पढ़ लिया था, मतलब हमारा इंटर के स्टूडेंट था, और वो फिर आया एनईडी के लिए कि एनईडी को में उसको एडमिशन लेना था। वो बच्चा कम डिप्रेस था या एंजाइटी थी उसको इस मामले में कि मेरा अगर एनईडी में नहीं हुआ तो क्या होगा। उनके पेरेंट्स को ज़्यादा थी, जो अक्सर होती है। उनके वालिद साहब ऐसे थे कि भाई वो मुझे हफ्ते में तो एक कॉल कर लेते थे। एक कॉल तो मेरे पास आ जाती थी, सर कैसा चल रहा है मेरा बच्चा। अब मैं उनको क्या बताऊं कि बच्चा जो है वो लेटा हुआ है अभी। अच्छा, चलने या बैठना तो बहुत दूर की बात है, तो अभी लेटा हुआ है, अभी तो मरीज वेंटिलेटर पे, उसको हम लेके आ रहे हैं हल्के हल्के। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर हम ना जज करके कोशिश करते हैं कि भाई उसको तो बताए नहीं कि उसको कोई मर्ज है, उसको नहीं बताए, उसको मैं बोले बेटा तुम बेस्ट हो, तुम सब कर लोगे, बस तुम्हें आसान रास्ता दे दें उसे, तुम्हें ये करना है, इसको फॉलो कर लो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको हम बहुत सारी चीज़ों में उसी तरह इंगेज कर देंगे जैसे एक स्मार्ट स्टूडेंट को करते हैं, वो नहीं कर सकता। फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन मजीद उसका बढ़ता है, कम नहीं होता। उसको आसान रास्ता देते हैं, आसान रास्ते से हल्के हल्के हल्के। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस उसकी क्योंकि जीरो हुई हुई है, वो समझता है मुझसे तो हो ही नहीं रहा और मैं कर ही नहीं सकता, तो उसको जब हम टेस्टिंग से गुजारते हैं ना, तो वहां पर उसको थोड़ा सा एज देते हैं। ठीक है, कि उस बच्चे के लिए थोड़ा आप छोड़ें अभी। जब वो मार्क्स लेना शुरू करेगा ना, जब वो पास होना शुरू करेगा, तो इंशाल्लाह उसमें उम्मीद आएगी कि वो पोजीशन भी ले ले। ठीक, अभी तो बच्चा पास नहीं हो रहा, तो ये एक तरीका है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको आसान रास्ते से लेके चले। तो ये एक बच्चा जो था, ये एनईडी मतलब नहीं जा सकता था, इनके पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे खुद के लिए भी यही था कि यार मैं कैसे जाऊंगा। और परसेंटेज आ गई थी, ठीक है, वो परसेंटेज इंटर में आ गई थी, और वो परसेंटेज आ गई तो अब वो जाना भी एनईडी है और जा भी नहीं सकता हूँ, क्या होगा। और हुआ भी ऐसे ही कि उसका टेस्ट आखिर वक्त में जब वो टेस्ट देकर आया है, तो कार्बन कॉपी आती थी, अब तो कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा है ना, पहले कार्बन कॉपी आती थी, बच्चा कार्बन कॉपी लाता था और वेबसाइट पे आंसर की आ जाती थी। 2-2:30 बजे बच्चा हमारे पास पहुंचता था, हम यहाँ बैठकर उसकी आंसर की देखते थे, या बच्चा अपने घर पर खुद आंसर की देख लेता था और वो निकाल लेता था मेरे 50 नंबर हुए या नहीं हुए। 50 नंबर पासिंग था एनईडी का, कि 50 नंबर पास हो गए, अब परसेंटेज की बेस पे एडमिशन हो जाएगा। उस बच्चे का जब टेस्ट हुआ तो सबसे पहले वाली साहब की कॉल आई, सर पास हुआ। मैंने कहा आने तो दे बच्चे को, कार्बन कॉपी आएगी तो फिर कुछ तस्वीर सामने आएगी। तो वो आया, बच्चा आया, बच्चे ने कार्बन कॉपी दिखाई, मैंने खुद अपने सामने उसके स्कोरिंग करवाई, तो स्कोरिंग जो है ना वो 49 निकली। ओहो, तो मतलब मैं भी बड़ा इतनी मेहनत करने के बाद अगर बच्चा पास ना हो पाए और वो रह जाए, तो मतलब अब मैं उनके वालिद साहब को क्या जवाब दूं, जो हर हफ्ते कॉल कर रहे हैं, और 1 घंटे पहले भी उन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा बच्चे का क्या हुआ, तो उनको क्या जवाब दूं। खैर फिर मैं उस कार्बन कॉपी को देख रहा था, उसकी शक्ल देख रहा था, अब वो बेचारा वो तो रोने वाली हो रही थी उसकी शक्ल। तो मेरी एक नज़र पड़ी एक क्वेश्चन पर जिसपे उसने 2 बबल्स फिल किए हुए थे। मैंने कहा ये क्या है,
कह रहा है वो मैंने पहले जो है ना पहले बी मार्क किया था फिर मैंने सी कर दिया। मैंने कहा आप सोच लो पहले बी किया था या पहले सी किया था। हाँ, अब वो फिर कंफ्यूज, इतनी क्रूशियल सिचुएशन में कोई भी क्लियर आंसर आपको नहीं कर पाएगा। हाँ, सर पता नहीं सर, बी किया था, नहीं सर सी किया था, नहीं सर बी। मैंने कहा छोड़ दो फिर अब शाम तक वेट करो, जब ऑफिशियल रिजल्ट आएगा ना तो उस वक्त पता चलेगा क्या होगा। अब दुआ करो, अब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का एक वक्त दे दिया है, ये जो तुमने किया है ना, तो अगर ये सी हुआ तो हो गया, बी हुआ तो फिर आपके लिए कुछ और अल्लाह ने कुछ और सोच के रखा है। वालिद साहब को भी मैंने कहा अब आप दुआ करें, एक मिस्टेक है ये हो गया तो खैर शाम में रिजल्ट आया और रिजल्ट में वो पास हो गया। ओ बेहतरीन। तो भाई ये एक इस तरह के जो स्टोरीज है ना, मैं स्टूडेंट्स को लाजमी देता हूँ कि भाई आप उम्मीद ना छोड़ें अल्लाह से, अल्लाह से उम्मीद रखें और अपनी मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। सर एक बहुत बड़ा मसला इसी बात से निकला है जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को और उनकी जो प्रिपरेटिव मेथड्स है ना उसको शैटर्ड कर देता है। आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर हर इदारा कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं लेके आ रहा होता है कि आज ये हो गया, आज ये होगा, पेपर ये लेगा, पेपर वो लेगा। कोर्स का पता नहीं होता बच्चों को कि कोर्स जो है वो कौन क्या आने वाला है शुरू के दिनों में, फिर वो बीच में कोर्स चेंज हो जाएगा फला। अभी आपने देखा होगा 21 और 20 के अंदर आमतौर पर यही हुआ था। बच्चा कैसे अपडेटेड रहे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से? क्या सोर्सेज हैं उसके पास कि वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहे कि करिकुलम क्या होगा, अगर कोई तब्दीली आई है आपके कोर्स के अंदर भी या डेट के अंदर भी या टेस्ट सेंटर्स के अंदर भी, वो कैसे उसको पता चलेगी कि वो रूमर्स का शिकार ना हो सके? देखिए 22 साल हो गए मुझे और 22 साल में 2011 तक डाउ, जेएसएमयू और केएमडीसी इनके टेस्ट अलग होते थे। जिस तरह हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जीआईके, नस्ट, एनईडी इस वक्त सबके यूनिवर्सिटीज़ खुद टेस्ट लेती हैं। उसके बाद फिर एनटीएस को ये जिम्मेदारी दे दी गई एमकैट में और एनटीएस ने ये टेस्ट लेना शुरू कर दिए। तो ये जो खबर है सोशल मीडिया के थ्रू, ये अभी 2016-17 से ज़्यादा होना शुरू हुई और लोगों ने, जैसा आपने शुरू में भी अपनी सवाल में एक बात कही थी कि रेटिंग के लिए ना लोगों ने ऐसी ऐसी न्यूज़ चलाना शुरू की जो ज़्यादा बिके, मतलब लोग बाय करेंगे तो उनके लिए उनके चैनल को फायदा होगा। तो सोशल मीडिया का ये एक बड़ा ड्रॉबैक इस वक्त सामने आ रहा है, जो इस खतरनाक, इस सेंसिटिव मामले में वो अपना बड़ा ही नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि हर कोई अपने चैनल का खुद ऑनर है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो जो मर्जी चाहे वो कर रहा है। बच्चों के लिए जो इसका हल है, जो इसका प्रॉपर सोल्यूशन है, वो बहुत सिंपल सा है। वो सिंपल सा सॉल्यूशन ये, मुझे अगर जीआईके का टेस्ट देना है तो जीआईके की तमाम ऑफिशियल न्यूज़ उसकी वेबसाइट पे मिलेंगी। ठीक है। अगर जीआईके ने इस साल की एडमिशन टेस्ट डेट अनाउंस कर दी है तो भाई वो किसी दूसरे को क्यों बताएगा? सबसे पहले वेबसाइट को अपडेट करेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे वो अनाउंस करेगा ना। वो किसी के पेज पे क्यों करेगा? बिल्कुल कि भाई वो उनके पेज पे चल रहा था तो सर वो बता दें सर ये ऑथेंटिक है कि नहीं। भाई वो क्यों ऑथेंटिक होगी? अगर ऑथेंटिक होती तो वो एनईडी की वेबसाइट पे आती, वो नस्ट की वेबसाइट पे आती, वो जीआईके की वेबसाइट पे आती। आपने वेबसाइट को छोड़ दिया, सोशल मीडिया पेजेस को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पेजेस तो बहुत सारे बने हुए, इवन ऑफिशियल कह के बने हुए। पीएमडीसी के लास्ट ईयर मैंने खुद देखा, उस पर 3 पेजेस बने हुए। यार ये तीनों ऑफिशियल है, तीनों ऑफिशियल है। लास्ट 2021 की बात बताऊं मैं आपको, हमारा माशाल्लाह पोजीशन होल्डर था 2nd पोजीशन सिंध में और यहाँ कराची में 1st पोजीशन हसन की। उस बेचारे के साथ मतलब रात को 11:30 बजे उसकी वालदा का फ़ोन आता है और वो रो रही थी, लिटरली रो रही थी वो, कि आपने हमें बताया नहीं, एडमिशन क्लोज हो गए, हमारा बच्चा रह गया एडमिशन से। मतलब रात 11:30 बजे, मैं आधी नींद में चला जाता हूँ। तो उस वक्त मैं कह रहा हूँ क्या, कौन है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते, आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया और ऐसा किया, ये किया, वो किया और बच्चा रह गया हमारा। मैंने कहा कौन? फिर थोड़ी देर में ना बच्चे ने फ़ोन लिया, हसन ने। सर मैं हसन बात कर रहा हूँ, अभी पता चला है कि एडमिशन क्लोज हो गए, जेएसएमयू वेबसाइट के ऊपर आया है। जेएसएमयू वेबसाइट पे आया? उस वक्त ना जेएसएमयू नहीं किया था। तो अच्छा, अब हमने देखा, मैंने उनसे पूछा भाई दिखाओ कहाँ है? कह रहे सर वो ये स्क्रीनशॉट आया। मैंने कहा ये कहाँ आया था? सर ये सोशल मीडिया पे आया था। मैंने कहा वेबसाइट पे देखा? नहीं वेबसाइट पे नहीं देखा। मैंने कहा तो फिर? नहीं तो सर है तो वेबसाइट के स्क्रीनशॉट ना, आप देखें तो। अब मैंने देखा उसको, मैंने कहा हाँ वेबसाइट का तो है ये। मैंने फिर खुद से वेबसाइट पे आके देखा तो वहाँ वो नहीं था। वहाँ वो चीज़ ही नहीं थी। अच्छा मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि टाइम लगता है एडमिशन होने में, सिंध में थोड़ा सा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसीजर जो है वो टाइम
टाइमली होता है अपने। तो मैंने कहा आपने वेबसाइट देखे? मैंने अभी देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर वो वेबसाइट पे कहीं तो कटिंग है और इसी का स्क्रीनशॉट है और आप देखें। मैंने कहा भाई मैं देख चुका हूँ, आप बिल्कुल सुकून में रहे। अब सुकून में रहे, अभी बहुत टाइम है। अभी ऐसा नहीं है एडमिशन कोई क्लोज नहीं हुआ और इस बच्चे को तो हम पहले एडमिशन कराएंगे। ये कराची का पोजीशन होल्डर है, मतलब इसकी जो डेडलाइन भी निकल जाए तो भी हम इसको एडमिशन करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। तो फिर वो पता चला कि नहीं, वो तो स्क्रीनशॉट उन्होंने खुद से सोशल मीडिया के पेज पे बना के किसी ने डाल दिया था। बेचारी वालदा इतनी परेशान हो गई। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों को भी, जितने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं, कि भाई आप इन सब चीज़ों में नहीं जाएं। ये बड़ी खतरनाक हो जाती है कुछ लोगों के लिए। फ्यूचर की बात है। तो स्टूडेंट के लिए बेहतरीन एडवाइस ये है कि भाई आपको अगर अभी जैसे एमकैट होने वाला है, तो आपको अगर पीएमडीसी की कोई चीज़ मालूम करनी है तो पीएमडीसी की वेबसाइट से ले लें, और अगर आपको जेएसएमयू की मालूम करनी है तो जेएसएमयू की वेबसाइट से ले लें। वेबसाइट पे पहले अपडेट होगी, सोशल मीडिया पे बाद में आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं कभी कभार, जाहिर सी बात है, वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, उनको तो हम सिर्फ मैसेज ही दे सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है सोशल मीडिया से। अब वो कोई नेक तरीके से कमाता है, कोई गलत तरीके से कमाता है। लेकिन मैं बच्चों पे हैरान होता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है मोबाइल देखते हैं स्पेसिफिकेशंस पूरी चेक करके। कपड़े खरीदने जाती हैं खवातीन भी, लड़के भी। लड़कों में आमतौर पे कम होता है, लेकिन खवातीन में कि वॉशन वेयर नहीं होना चाहिए, लॉन होने चाहिए, लॉन मिक्स ना हो। जब आप एक एक चीज़ की इतनी छान पटक करते हैं तो बेटा अपने करियर के लिए भी कर लिया करो, सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट पे चलते हो। सर वाइंड अप करते करते बात को, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे का एडमिशन नहीं हो सका, चाहे एमकैट का बच्चा है चाहे ई-कैट का बच्चा है, नहीं हो सका एडमिशन, ठीक है, किसी भी वजह से, चाहे उसके नंबर कम थे या उसकी परसेंटेज कम थी, आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करे? अब नहीं हो सकता ना, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, अब क्या करें? इंसान तो बन सकता है। ये मुश्किल काम है, इसके लिए जिंदगी लग जाती है लोगों की। बस यही जिंदगी लगानी है कि भाई देखें आप इंसान हैं और अल्लाह ताला ने ना इंसान को सब्र और बर्दाश्त की जो है बड़ी ज़बरदस्त एक क्वालिटी दे दी। भाई आप थोड़ा सा सब्र करें, आपका वक्त नहीं आया अभी। कहते हैं ना वक्त आना है, बस आपका वक्त आने वाला है। तो जब आपका वक्त आएगा ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ख्वाहिश नहीं कर रहे हैं, ख्वाहिशें हजार, ख्वाहिशें तो आप बहुत कर सकते हैं। जिसके लिए आपने मेहनत की और वो आपको नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो इस वक्त में आपके लिए बेहतर नहीं थी। ठीक है, आपने असबाब अख्तियार किए, मेहनत की, उसके बाद आपको नहीं मिली, तो अब आप क्या करेंगे? आप सब्र करेंगे। कोई ऑल्टरनेट रास्ता आपको मिल रहा है इस वक्त। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई-कैट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एम-कैट में कम ऑप्शंस हैं। एम-कैट में एमबीबीएस और बीडीएस अगर किसी का डिजायर है तो वो पूरा बहुत कम लोगों का होता है। उसके बाद लोगों का, बच्चों का दूसरे ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चे ने शुरू से 6th क्लास में उस बच्ची से अगर किसी ने पूछा था कि बेटा बड़े होगे क्या बनोगे, तो उसने बोला था डॉक्टर बनूंगी। तो जब से उसके दिमाग में डॉक्टर बनना है, अब अगर उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो कैसे इतनी जल्दी अपने आप को चेंज कर ले? तो इसलिए उस बच्ची के पास अगर ऑल्टरनेट कोई रास्ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल में चले जाए, वो फार्मेसी में चले जाए, या वो किसी डीपीटी वगैरह में चले जाए, साइकोलॉजी में चले जाए, न्यूट्रिशन में चले जाए, फूड एंड साइंस में चले जाए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसा लाना होगा सब्र बर्दाश्त के साथ कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं जो सोच रही थी वहाँ पर दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया में और भी बहुत कुछ करने की। तो हम उसको ऑल्टरनेट वे देते हैं। और अगर ऑल्टरनेट वे नहीं है किसी चीज़ का, वो कहता नहीं मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, फिर हम कहते हैं बेटा अब इस साल तो आप बर्दाश्त करें और नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा मेहनत करें। बिल्कुल, और मेहनत करके आगे बढ़े। आप अगर अंदर ख्वाहिश रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ने अगर अभी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं समझा, अभी तुम्हें नहीं मिला। एक मुहावरा अक्सर लोग बोलते हैं यार, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं कहता हूँ यार इसको करेक्ट कर लें भाई। ये मुहावरा कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भाई अल्लाह के यहाँ देर नहीं है, अल्लाह के यहाँ तो चीज़ वक्त पे होती है, अल्लाह के यहाँ देर नहीं होती है। वो हमें जल्दी लगता होगा, आपको वो चाहिए, वो उस वक्त आपको लग रहा था कि ये मुझे चाहिए, आपको गलत लग रहा था, उस वक्त अगर वो आपको मिल जाती तो वो आपके लिए खैर नहीं होती, वो शर हो जाती, वो नुकसान दे जाती, इसलिए आपको नहीं मिली। तो आप सब्र करें और पॉजिटिव होके अपनी मेहनत पूरी करें और आगे चलते रहें। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट वे है कि भाई आप एमबीबीएस के अलावा आप किसी और जगह जा सकते हैं, आप जीआईके के अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, आप नस्ट के अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बिल्कुल जाए।
लेकिन अगर आपने तय किया हुआ है कि नहीं मुझे नस्ट में ही लेना है, तो आप ये सोचें कि नस्ट में नहीं लेने के इस साल की मेरी गलतियां क्या थी, और उस पर वर्क करें, काम करें, दुआ करें अल्लाह से, इंशाल्लाह कामयाब हो। इंशाल्लाह। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सर अदनान कमर आज आखिरी बार बच्चों से मुखातिब है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वो क्या फाइनल एडवाइस देंगे बच्चों को कि जिसके बाद मतलब एंड हो जाए? कोई भी फाइनल एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए, ऐसी एडवाइस के जो बच्चा बोले कि हमने पहली और आखिरी दफा सर अदनान कमर को देखा, सर अदनान कमर ने हमारा दिल जीत लिया, हमारी जिंदगी बदल गई। ये वैसे मैंने बीच में अपनी डिस्कशन में आपके साथ शेयर कर ली है कि मैं स्टूडेंट्स को इस वक्त की सबसे अहम चीज़ है ना, वो रूटीन बनाने का मैं बच्चों को मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी रूटीन बना। बेहतरीन हो गया। अगर आपने रूटीन बना ली तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है पूरी जिंदगी के लिए। किसी भी स्टेज पर और किसी भी जगह पर आप चले जाए, आपकी रूटीन है, आप सब कर लेंगे। बिल्कुल। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जो आपकी किताबों में अब आ गए, अब दुनिया से वो चले गए, लेकिन वो किताबों में आए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक रूटीन थी। बिल्कुल ऐसे। वो जो काम करते थे उसकी वो रूटीन के मुताबिक वो पूरा करते थे, और मतलब होता है ना, एक मैंने चीज को डिसाइड किया है लेकिन मैं उसको उस वक्त पे कर नहीं पा रहा, तो फिर ये मेरे अंदर कुछ एरर है, मुझे इस एरर को रिमूव करना है। जो डेडलाइन है उसको मीट करें और अपनी रूटीन को बना कर रखें। हकीम सईद की मैं आपको एग्जांपल दूं, हकीम सईद 72 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और उन्होंने किताबें कितनी लिखी? 72 किताब। हम तो पढ़ भी नहीं सकते इतनी, एक आम इंसान पढ़ भी नहीं सकता, वो कर कैसे चले गए? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। मैंने आसपास की एग्जांपल इसलिए दी कि ये तो आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने लोग हैं, कितने इदारे चला रहे हैं माशाल्लाह, और एक इंसान है जो सिर्फ टीचिंग ही पूरी नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा। एक स्टूडेंट है जो अपना सिर्फ करिकुलम को पूरा नहीं कर पा रहा, और एक स्टूडेंट है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी बहुत अच्छा लेके चल रहा है। तो ये रूटीन की बात है। तो जिस स्टूडेंट ने अपनी रूटीन बना ली, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लिया। बेहतरीन हो गया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बल्कि असल में तो आप ही की पॉडकास्ट थी, हम यहाँ पर आए थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इससे, मुझे पता है। बच्चे इसको सुने अच्छे तरीके से, इसमें से पॉइंट्स नोट करें जो जो उनके मतलब की चीज़ें हैं सारी। इन पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि टीचर्स जो कि एक अच्छा खासी अरसा गुजार चुके हैं इस फील्ड के अंदर, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो आप तक अपने पूरी जर्नी का खुलासा पेश कर सकें और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई पॉडकास्ट के साथ। जब तक जुड़े रहिए छाजाओं के साथ और IBA ग्रेड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।